जय हिंद दोस्तों। झारखंड उत्पाद सिपाही परीक्षा 2026 का जनरल साइंस में आज हम लोग जो है प्रैक्टिस सेट 8 करेंगे। और आपको बता दें फ्रेंड्स कि इस जो है ये जो परीक्षा आपका होने वाला है झारखंड उत्पाद सिपाही का, इसमें जनरल साइंस का आपको पूछे जाएंगे 20 सवाल। और सारे प्रश्न जो है आपको आज के इस वीडियो में जो है इंपॉर्टेंट वाले मिलेंगे और आपके परीक्षा के सिलेबस के अनुसार ही मिलेंगे। देखिए, आपका जो परीक्षा का डेट निकाला गया है वो निकाला गया है 22/3/2026। इस तिथि में आपका परीक्षा होने वाला है। और फ्रेंड्स, अगर यदि आप लोगों ने कल का जो हमारा प्रैक्टिस सेट था, प्रैक्टिस सेट 7, आप लोगों ने नहीं देखा है तो जरूर देख लीजिएगा इसको भी। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं आज का सेशन और हम लोग सारे प्रश्नों का हल करते हैं बिल्कुल विस्तार में और समझते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर पहला सवाल हमारा शुरू होता है कि प्रकाश संश्लेषण में कौन सा प्रकाश सबसे कम प्रभावी होता है। देखिए, जब प्रकाश संश्लेषण की जो प्रक्रिया होती है, इसमें सबसे कम प्रभावी वाला जो प्रकाश आपका होता है वो आपका होता है हरा प्रकाश। कौन सा होता है? हरा प्रकाश, सबसे कम वाला। अच्छा, सबसे अधिक वाला जो प्रकाश होता है कि इस प्रक्रिया में सबसे अधिक सुचारू रूप से जो है लाल किरणें होती है। ठीक है, कौन सी किरणें होती है? लाल किरणें सबसे अधिक होती है। और उसके बाद अगर बात करें कि कौन सी किरणें होती हैं, कौन सी होती है, तो उसके बाद होती है नीली किरणें। कौन सी होती है? नीली किरणें। लेकिन सबसे कम प्रभावी होती है हरे प्रकाश। ठीक है, ये जो हरा है ये सबसे कम जो है प्रभावी होता है। अगला सवाल की ओर हम लोग बढ़ेंगे। फ्रेंड्स, आपको बता दें कि हमारा डेली का वीडियो जो है सुबह में 7 बजे मॉर्निंग में आता है जनरल साइंस का, तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अगला सवाल देखिए, किस पादप ऊतक के भाग में गैसों का आदान प्रदान होता है? किस पादप ऊतक के भाग में गैसों का आदान प्रदान होता है? करेक्ट आंसर हम लोग करेंगे रंध्र। अब देखिए रंध्र क्या होता है, तो देखिए जो पादप में जो है, जो पादप होते हैं उसमें गैसों का आदान प्रदान करने के लिए जो है इनकी पत्तियों में स्थित रंध्रों द्वारा होता है। और पौधों की पत्तियों की सतह पर जो छोटे छोटे छिद्र होते हैं ना, जैसे मान के चलिए कोई पत्ती है, ठीक है, कोई पत्ती है, ये जो पत्ती है ना, तो यहाँ पे बीच में क्या ना बहुत छोटा छोटा छिद्र होता है। क्या होता है? बहुत ही छोटा छोटा छिद्र होता है। और इस छिद्र को ही जो है रंध्र कहा जाता है। इसको रंध्र भी कहा जाता है। इसका एक और नाम होता है जिसका नाम होता है अस्टोमेटा। क्या होता है? अस्टोमेटा कहिए या फिर रंध्र कहिए, समझ गए? तो यही जो रंध्र होते हैं यही काम करते हैं किस चीज में? तो किसी पादप ऊतक के भाग में गैसों का आदान प्रदान करने में। समझ गए? चलिए 93 सवाल है कि फ्लोएम पौधों में किसके परिवहन के लिए जिम्मेदार होते हैं? जो फ्लोएम है वो पौधों में कौन से क्या चीज़ का परिवहन करने के लिए जिम्मेदार होते हैं? तो देखिए 93 का हम लोग आंसर करेंगे खाद्य पदार्थ। ठीक है, 93 का ऑप्शन ये हम लोग करेंगे खाद्य पदार्थ, इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। देखिए, पौधों के विभिन्न भागों तक भोजन पहुंचाने वाले ऊतक को फ्लोएम कहा जाता है। अर्थात फ्लोएम जो है एक संवहनी ऊतक होता है जो पत्तियों द्वारा प्रकाश संश्लेषण के क्रिया के परिणाम स्वरूप भोजन को पौधों के विभिन्न भागों तक पहुंचाने का कार्य करता है। और फ्लोएम का जो है यही काम होता है, खाद्य पदार्थ परिवहन करने के लिए ये जिम्मेवार होता है। 94 सवाल देखिएगा, इंपॉर्टेंट है। अगर ये फिजिकल तैयारी कर रहे हैं, पुलिस का तैयारी कर रहे हैं, तो ये सवाल आपको आना चाहिए क्योंकि आप डेली ये काम करते होंगे। एक लंबी कूद में हिस्सा लेने वाला खिलाड़ी कूदने से पहले दौड़ता है क्योंकि, तो कोई भी खिलाड़ी है अगर ये लंबी छलांग लगाता है तो क्या करता है ना, यहाँ से पहले दौड़ के आएगा। कहाँ से दौड़ के आएगा? यहाँ से दौड़ के आएगा, फिर छलांग लगाकर यहाँ तक आ जाएगा। तो वही पूछ रहा है कि एक लंबी कूद में हिस्सा लेने वाला खिलाड़ी कूदने से पहले जो है क्या करता है वो? तो देखिए ऑप्शन में क्या है इसका, हम लोग चलिए डायरेक्ट आंसर जानते हैं। वह जो है संवेग प्राप्त करता है। क्यों जो वो दौड़ता है कि एक लंबी कूद में हिस्सा लेने वाला खिलाड़ी कूदने से पहले दौड़ता है क्योंकि वह संवेग प्राप्त करता है। इसका मतलब अब इसका अर्थ समझिएगा। एक लंबी कूद में हिस्सा लेने वाला खिलाड़ी कूदने से पहले इसलिए दौड़ता है क्योंकि जिससे वह जो है अधिक संवेग प्राप्त कर सके। और यह जो है बढ़ा हुआ संवेग जो है उसे अधिक लंबी छलांग लगाने में सहायता प्रदान करता है, मदद प्रदान करता है। इसीलिए कोई भी खिलाड़ी पहले दौड़ता है, फिर से छलांग लगा कर यहाँ से वहाँ तक जाता है। 95 नंबर, टॉर्च कारों तथा स्कूटरों के अग्रदीप के परावर्तक पृष्ठ की आकृति क्या होती है? देखिए, टॉर्च जो होता है लाइट जलाने वाला टॉर्च, जो कार होते हैं उसके जो हेडलाइट होते हैं, ठीक है, अग्रदीप मतलब हेडलाइट, स्कूटर जो होते हैं उसके हेडलाइट जो होते हैं, वो परावर्तक पृष्ठ की आकृति क्या होती है? तो 95 का जो हम लोग आंसर करेंगे, इसका आंसर करेंगे ऑप्शन ये अवतल। ठीक है, देखिए जो सर्च लाइट हो गया, स्कूटर हो गया, मोटर गाड़ी हो गया, इन सभी चीज़ों का जो हेडलाइट है इसमें जो है अवतल दर्पण
प्रयुक्त में आता है, क्योंकि इसके समीप जो है लगे बल्ब से निकलने वाली प्रकाश किरणें दर्पण से परावर्तित होकर अधिक तीव्रता की किरणों में परिवर्तित हो जाती है, जिसके फलस्वरूप किरणें जो है अभिसारित होकर दूर तक जाने में सक्षम होती है। आप यहाँ पर कोई एक टॉर्च से आप लाइट जलाइएगा, ठीक है, यहाँ पर कोई टॉर्च से आप गाड़ी से आप लाइट जलाइएगा तो ये क्या है ना, बहुत दूर तक जाता है, और उसका कारण क्या होता है, यही अवतल दर्पण होता है। समझे? चलिए अगले सवाल की ओर बढ़ें। अगला सवाल देखिए, टूथपेस्ट बनाने के लिए निम्नलिखित में से किसका उपयोग नहीं किया जाता है? जो टूथपेस्ट हम लोग जो ब्रश करते हैं, ये हमारा ब्रश हो गया, यहाँ पे ब्रश में हम लोग टूथपेस्ट लगा करके जो ब्रश करते हैं, अब इसमें क्या है ना कि किसका उपयोग नहीं किया जाता है? 96 का देखिए आंसर ग्लेना हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ग्लेना। टूथपेस्ट बनाने में एल्युमिनियम ऑक्साइड इसका प्रयोग होता है, सिलिका का प्रयोग होता है, चूना पत्थर का प्रयोग होता है, लेकिन गलेना का प्रयोग नहीं होता है, या फिर लेड सल्फाइड जो है इसमें प्रयुक्त नहीं होता है, और यह जो है शरीर के लिए बहुत ही खतरनाक होता है। गलेना क्या होता है? खतरनाक, मतलब जहर कहिए एक तरह से, समझ गए, विषाक्त होता है ये। 97, इनमें से कौन सा रासायनिक परिवर्तन नहीं है? इसमें से कौन सा रासायनिक परिवर्तन नहीं है? 97 का ऑप्शन बी हो जाएगा, भाप में पानी परिवर्तन करना। रासायनिक परिवर्तन में सदैव जो है कोई ना कोई नया पदार्थ अवश्य बनता है, अर्थात किसी पदार्थ पर होने वाली रासायनिक क्रिया से एक या एक से अधिक नए पदार्थ बन सकते हैं, जबकि भौतिक परिवर्तन में पदार्थ की केवल भौतिक अवस्था बदलती है, रासायनिक संगठन नहीं बदलता है। अतः जल का भाप में बदलना भौतिक परिवर्तन है, क्योंकि दोनों ही अवस्थाओं में है जो है H2O है। समझ गए? तो कौन सा रासायनिक परिवर्तन नहीं है? भाप में पानी परिवर्तित करना। अगला सवाल देखेंगे हम लोग 98 नंबर, सेंधा नमक में कौन सा खनिज होता है? जो सेंधा नमक होता है तो उसमें जो है कौन सा खनिज पाया जाता है? तो 98 का हम लोग करेंगे सोडियम। क्या करेंगे? सोडियम। समझ गए? एक होता है साधारण नमक, जिसको क्या कहते हैं? टेबल साल्ट। साधारण नमक को कहते हैं अंग्रेजी में टेबल साल्ट। दूसरा होता है सेंधा नमक, जिसको हम लोग कहते हैं अंग्रेजी में रॉक सॉल्ट। तीसरा होता है समुद्री नमक, जिसको कहा जाता है सी साल्ट, और इसका जो रासायनिक सूत्र होता है वो होता है NaCl। क्या होता है? NaCl। और इसमें जो है मुख्यतः सोडियम खनिज उपस्थित होता है। क्या होता है? सोडियम खनिज उपस्थित होता है, जिसका शॉर्ट फॉर्म क्या है? Na। ठीक है, चलिए, तो सेंधा नमक में कौन सा खनिज होता है? सोडियम होता है। अगला सवाल की ओर बढ़ें। उम्मीद है सभी लोगों को पसंद आ रहा होगा, और देखिए पसंद आवे या ना आवे अलग मैटर ही, तो कपड़ा चाहे कुछ है नहीं कि पसंद आवे, आपको पढ़ना ही पड़ेगा आपको, अगर ये रिजल्ट निकालना है तो। अगला सवाल देखिए, मरी हुई मछलियों की दुर्गंध इसी यौगिक के कारण होती है। अब देखिए, आप कहीं भी मार्केट में, बाजार में, हाट में जाइएगा ना, तो मछलियों का एक गजब तरह का बदबू आता है ना। आप मान के चलिए इस लाइन में आप गुजर रहे हैं, यहाँ पे मछली बेच रहा है, यहाँ पे मछली बेच रहा है, यहाँ पे मछली बेच रहा है, आप इधर से गुजर रहे हैं, तो यहाँ पे जो मरी हुई मछलियाँ होती है ना, जो लगभग ऑलमोस्ट समझिए कि सड़ी जाते हैं, इसमें ना एक गजब तरह का दुर्गंध होता है, और इसका दुर्गंध आने का एक कारण है, एक यौगिक है, उस यौगिक का नाम हम लोगों से पूछा जा रहा है, और इस यौगिक का नाम है अमीनो यौगिक। क्या है? अमीनो यौगिक के कारण ही जो है मरी हुई मछलियों में दुर्गंध पैदा करती है, या फिर दुर्गंध आती है। समझ गए? अगला सवाल करें, 100 नंबर, जीवन के विकास को सबसे पहले किसने समझाया था? जीवन का जो विकास हमारा है उसको सबसे पहले समझाया किसने था? तो ये जो समझाने वाला व्यक्ति था, इसका नाम था लेमार्क, और ये जो है फ्रांसीसी जीव विज्ञानी था लेमार्क। समझ गए? और उनके एक पुस्तक था जिसका नाम था थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस ऑफ एक्सवाइड कैरेक्टर्स के लिए जाना जाता है, और जिसे पहली बार जो 1801 ईस्वी में प्रस्तुत किया गया था, और वह जो है जनता को विकासवाद के सिद्धांत को समझाने वाले प्रथम व्यक्ति थे। 1809 ईस्वी में यह सिद्धांत उनकी पुस्तक फिलोसफी जूलॉजिक, एक किताब निकला फिलोसफी जूलॉजिक, उसमें जो है इसको प्रकाशित किया गया था। तो जीवन का विकास सबसे पहले किसने समझाया था? लेमार्क। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 109 नंबर है, देखिए साधारण टेबल नमक। साधारण टेबल नमक अभी हम लोग पढ़े ना इसके बारे में। साधारण टेबल नमक सोडियम क्लोराइड होता है। बेकिंग सोडा क्या होता है? एक जो साधारण टेबल नमक होता है वो क्या होता है? सोडियम क्लोराइड। तो पूछ रहा है कि एक साधारण नमक सोडियम क्लोराइड होता है, तो बेकिंग सोडा क्या होता है? 101 नंबर का क्या आप आंसर करेंगे? आप करेंगे सोडियम बाइकार्बोनेट। क्या करेंगे? सोडियम बायोकार्बोनेट। अगला सवाल की ओर हम लोग बढ़ेंगे। 102 नंबर, यदि विश्व के सभी पौधे नष्ट हो जाएं तो किसकी कमी से सभी जीव जंतु जो है मर जाएंगे? अब देखिए, सभी पौधे जब नष्ट हो जाएंगे तो सबसे पहले क्या खत्म होगा?
ठीक है। सबसे पहले हमारा क्या खत्म होगा, ऑक्सीजन खत्म होगा, और जब ऑक्सीजन नहीं रहेगा तो फिर यहाँ पे पॉसिबल ही नहीं है जीवन को यापन करना। ऑक्सीजन के बिना जो है कोई भी जानवर या फिर जीवित प्राणी क्या होगा, मर जाएगा। तो विश्व के सभी पौधे नष्ट हो जाएंगे, तो सभी किसकी कमी से सभी जीव जंतु मर जाएंगे, ऑक्सीजन की कमी से मर जाएंगे। 103 नंबर देखिए, पुष्पों के परागकणों को संरक्षित करने के लिए उपयोग किया जाता है। जो पुष्प होते हैं इसके परागकण को संरक्षित करने के लिए, संरक्षित मतलब सुरक्षित रखना, तो उसके लिए क्या प्रयोग में लाया जाता है। 103 नंबर क्या आंसर हम लोग करेंगे, ऑप्शन बी करेंगे, द्रव नाइट्रोजन। ठीक है, बहुत से जो है पुष्पों के परागकणों को द्रव नाइट्रोजन में जो -196 डिग्री सेल्सियस होता है, 196 डिग्री सेल्सियस माइनस में होता है, में कई वर्षों तक जो है भंडारित किया जा सकता है। और इस प्रकार से भंडारित पराग का प्रयोग बीज भंडार बैंक की भांति और पराग भंडारों यानी कि बैंकों के रूप में फसल प्रजनन कार्यक्रम में किया जाता है। समझ गए, तो द्रव नाइट्रोजन इसका आंसर हो जाएगा, जो -196 डिग्री सेल्सियस पर रखता है। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से किसे एक स्नेहक, ठीक है, जिसको अंग्रेजी में कहेंगे लुब्रिकेंट के रूप में भी प्रयोग किया जाता है। 104 नंबर का सही उत्तर करेंगे ग्रेफाइट का। ग्रेफाइट कार्बन का जो है शुभ क्रिस्टलीय अवरूप होता है, और यह जो है स्नेहक के रूप में भी प्रयोग किया जाता है। इसके क्रिस्टल में कार्बन परमाणु समअष्टभुजों की परतों में व्यवस्थित होते हैं, और इनके परतों का मध्य छिन्न वांडरवाल बल उपस्थित होने के कारण ग्रेफाइट नर्म और स्नेहक हो जाता है। समझ गए। अगला सवाल की ओर हम लोग बढ़ते हैं। 105 नंबर, किसी वस्तु की गति से किस प्रकार की ऊर्जा जुड़ी होती है। किसी वस्तु की गति से किस प्रकार की ऊर्जा जुड़ी होती है। तो 105 कर हम लोग करेंगे गतिज ऊर्जा। गतिज ऊर्जा जो है गतिमान वस्तु की ऊर्जा है, और यह वस्तु के द्रव्यमान और वेग पर निर्भर करता है, और यह जो है यांत्रिक ऊर्जा के मूलभूत रूपों में से एक है। समझे। अगला सवाल की ओर बढ़े, और अगला सवाल की ओर बढ़ने से पहले आपको बता देंगे कि ये हमारा जो वीडियो है डेली सुबह में 7 बजे आता है। अगर यदि आप चैनल नहीं सब्सक्राइब किए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आपका परीक्षा जो होने वाला है वहाँ तक डेली बेसिस पर आपको प्रैक्टिस सेट हम प्रोवाइड करने वाले हैं, और आपके लिए ये जो है यूजफुल होगा। ठीक है, उम्मीद है सब्सक्राइब कर लिए होंगे, नहीं किए तो कोई बात नहीं, अगला दिन कर लीजिएगा। निम्नलिखित में से कौन सा परिसंचरण तंत्र का कार्य है। 106 नंबर सही उत्तर हो जाएगा ऑक्सीजन का परिवहन। ठीक है, हृदय और रक्त वाहिकाओं सहित संचार प्रणाली रक्त को पंप करने और पूरे शरीर में कोशिकाओं तक ऑक्सीजन को पोषक तत्वों को पहुंचाने के लिए जिम्मेदार होता है। इसको क्या कहा जाएगा, ऑक्सीजन का परिवहन। ठीक है, कौन सा परिसंचरण तंत्र का कार्य करता है, ऑक्सीजन का परिवहन करता है। अगला सवाल की ओर बढ़े। 107 नंबर देखिए, वास्तविक सूर्यास्त तथा आभासी सूर्यास्त के बीच लगभग कितने समय का अंतर होता है। वास्तविक सूर्यास्त और आभासी सूर्यास्त के बीच में कितने समय का अंतर होता है। सही उत्तर होगा ऑप्शन सी 2 मिनट का। वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण जो है वास्तविक सूर्यास्त तथा आभासी सूर्यास्त के बीच का अंतर लगभग 2 मिनट का होता है। वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण ही सूर्य जो है हमें वास्तविक सूर्योदय से 2 मिनट पूर्व ही दिखाई देने लगता है, और वास्तविक सूर्योदय से हमारा अर्थ क्या होता है, सूर्य द्वारा वास्तव में क्षितिज को पार करना। समझ गए, और इसका जो डिफरेंस होता है समय का वो 2 मिनट का होता है। 108 नंबर सवाल में है कि निम्नलिखित में से कौन एक त्वरण का मात्रक है। त्वरण का मात्रक इसमें से कौन सा है, क्या होगा, 108 का डी हो जाएगा, मीटर सेकेंड। ठीक है, इसको एक और मात्रक से हम लोग जानते हैं जिसको ऐसे लिखते हैं, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, तो त्वरण का मात्रक जो है मीटर प्रति वर्ग सेकेंड होता है। समझ गए। चलिए अगले सवाल की ओर हम लोग बढ़ेंगे। 109 नंबर बायोलॉजी का सवाल है कि पुरुषों में किशोरावस्था यानी कि यौवन प्रारंभ जो होता है के समय शुक्राणु जनन की प्रक्रिया किस हार्मोन के स्रावन के कारण आरंभ होती है। 109 नंबर का हम लोग करेंगे ऑप्शन डी, क्या करेंगे, गोनाडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन। ठीक है, इसका ये आंसर हो जाएगा। पुरुषों में किशोरावस्था यौनारंभ के समय शुक्राणु जनन की प्रक्रिया में किस हार्मोन का स्रावन के कारण आरंभ होता है। तो करेक्ट आंसर हम लोग करेंगे ऑप्शन डी। ठीक है, चलिए अगले सवाल की ओर बढ़े, और ये आपका अंतिम सवाल भी है क्वेश्चन का कि 2 वर्ष की आयु के एक बच्चे को
एक प्ले स्कूल में भर्ती कराया जाता है। मान के चलिए कोई 2 वर्ष का बच्चा है जिसको प्ले स्कूल में भर्ती करा दिया गया और उसके लिए दांतों की जांच की जाती है, उनके दांतों की जांच की जाती है और दंत चिकित्सक ने देखा कि लड़के के 20 दांत है। क्या देखा कि 20 दांत इसके हो गए हैं और इनमें से कौन सा दांत जो है अनुपस्थित थे, इनमें से कौन से दांत अनुपस्थित थे। तो देखिए सामने वाले दांत तो हो ही जाते हैं, जो पीछे मसूड़े वाले दांत होते हैं वो अनुपस्थित होते हैं। तो उसका नाम क्या है, नाम ही तो पूछा है ना, तो इसको कहेंगे अग्रच्वर्णक। क्या कहेंगे, अग्रच्वर्णक कहेंगे, जिसको अंग्रेजी में कहा जाएगा प्रीमोलर्स कैनाइन। ठीक है, प्रीमोलर्स कैनाइन और मोलर्स कैनाइन, जो आपके जो मुंह होते हैं उसके पिछले हिस्से में मौजूद होते हैं जो दांत, और इसके बीच में स्थित होते हैं। और प्रीमोलर दांतों में कैनाइन और मोलर दोनों की विशेषताएं होती है। वे भोजन को तोड़ने, कुचलने और छोटे टुकड़ों में पीसने में मदद करता है, जैसे हम लोग सिंपल भाषा में मसूड़े वाली दांत कहते हैं। समझ गए ना, जो पीछे की ओर होता है जहाँ से हम लोग सब कुछ खाते हैं उसको क्या कहा जाएगा, अग्रचर्णक कहा जाएगा। अंग्रेजी मीडियम तो है नहीं, हिंदी मीडियम है, तो सब्जेक्ट वर्ड आपको थोड़ा बहुत डिफिकल्ट लग सकता है, लेकिन याद करना ही सबसे बड़ी महानता की बात होगी, क्योंकि समझने का टाइम अभी आपके पास है नहीं और समझेंगे तो बहुत लंबा क्लास होगा। समझ गए, तो चलिए इस वीडियो को हम लोग समाप्त करते हैं। आपको अच्छा लगा तो लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।